हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिकल स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी का हमारे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको पता हो, जैसा कि हमने मैसेज कर दिया था YouTube के कम्युनिटी पे और टेलीग्राम पे मैंने मैसेज कर दिया था कि कल से MSN का क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो हमने फार्माकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट खत्म किया। पूरा फार्माकोलॉजी नहीं खत्म, फार्माकोलॉजी बहुत लंबा है, दो एक एक 1.5 साल तक चलते रहेगा। तब तक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो 1.5-2 साल तक चलेगा। तो हमने फार्माकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी खत्म कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट क्या किए हैं, MSN स्टार्ट किए हैं, जिसको हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहते हैं। तो हमने आज से स्टार्ट किए हैं। तो आज से हम क्या पढ़ेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MSN हम लोग का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। आज से फर्स्ट यूनिट हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा। जैसे हमने फार्माकोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स पढ़े, क्या क्या यूज होता है, क्या क्या इफेक्ट होता है, वो वाला देखे। फार्माकोलॉजी क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या टर्म्स है, वो सब देखे। तो क्या क्या प्रोसेस है वो देखे। उसी तरह हम लोग मेडिकल MSN के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि MSN। चलिए, पहले हम आप लोग को एक सॉन्ग सुना देते हैं, जो कि आज हमारे लॉर्ड ऑफ कृष्ण का बर्थडे है। तो उससे वैसा सॉन्ग नहीं है, बट उसी से रिलेटेड है, उन्हीं का मतलब सॉन्ग है एक, वो आप लोग को सुना देते हैं। कृष्ण भगवान से रिलेटेड, कृष्ण और राधा से रिलेटेड है, तो आप लोग जरूर सुनिए। और चलिए, जो प्रेम गली आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी भी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो भेद पड़े और भेद करे मन मेरे मलता है, जो कितना भी ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। तो चलिए, इस सॉन्ग के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, MSN पढ़ रहे हैं। तो MSN हम लोग क्यों पढ़ते हैं, MSN क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो MSN का आज हम शुरू कर रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यानी कि MSN। लेकिन पहले आप मुझे बताइए, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए किसी को, जैसे कोई पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में एडमिट हुआ आता है इमरजेंसी में, तो सबसे पहले कौन जाता है, आप उसकी उस प्री ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले कौन दौड़ता है। कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल इमरजेंसी में आता है तो सबसे पहले उसको ट्रीट करने के लिए कौन दौड़ता है, कौन बताइए, डॉक्टर या नर्स। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो कौन दौड़ता है, तो हम बताते हैं नर्स दौड़ता है। कौन दौड़ता है, पहले नर्स दौड़ता है। तो
तो दौड़ता है। जैसे आप कोई हॉस्पिटल में जो है 80% एडमिट जो पेशेंट रहता है वो किस से रहता है? सर्जिकल, कोई न कोई किसी न किसी तरह कुछ न कुछ सर्जिकल मतलब ऑपरेशन हुआ रहता है, वो पेशेंट एडमिट रहता है। तो हम लोग के लिए यह बहुत ही शानदार और बहुत ही बुनियादी आवश्यक इंपॉर्टेंट ये हमारा सब्जेक्ट है। कौन? एमएसएन। एमएसएन का फुल फॉर्म ये होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मतलब जिसका सर्जिकल हुआ, किसी पेशेंट का सर्जिकल, उसको मतलब ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के टाइम और ऑपरेशन के बाद उसको कैसे मेडिकेशन के थ्रू या तो साइकोलॉजिकल या इमोशनल तरीका से उसको कैसे सपोर्ट करता है, वो गुण किसमें होना चाहिए? एक नर्सिंग स्टूडेंट में होना चाहिए। या तो मेडिसिन से उसका बीमारी ठीक करे, या तो होता है ना कभी सर्जिकल से पहले उसको डर लगता है, एंग्जायटी, चिंता होता है, फियर होने लगता है, डर होता है, तो उसको सपोर्ट कौन करता है? एक नर्स करता है। तो उसी के बारे में हम लोग धीरे धीरे बहुत सारी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन है किसका? फार्माकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक डेफिनेशन है। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज अ फंडामेंटल ब्रांच। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज अ फंडामेंटल ब्रांच ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का एक आवश्यक और बुनियादी शाखा है। कौन? एमएसएन। एमएसएन एक बुनियादी शाखा है किसका? नर्सिंग का। बहुत ही जरूरी और बुनियादी शाखा है। ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव केयर ऑफ एडल्ट पेशेंट। इसमें जो हम लोग एमएसएन में जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? एडल्ट पर पेशेंट के बारे में पढ़ेंगे। एडल्ट पेशेंट को कैसे केयर करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सर्जिकल में होता है ना, उसके बाद एडल्ट में बच्चे, इसमें बच्चा नहीं पढ़ेंगे, 18 साल हो या 18 साल से ऊपर हो, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे एमएसएन में। तो इसमें है कि एडल्ट पेशेंट विद एक्चुअल और पोटेंशियल मेडिकेशन। एक्चुअल और पोटेंशियल मेडिकेशन मतलब हो गया कि जो बीमारी हो चुका है उसका भी केयर करना है, और जिसको बीमारी होने वाला है या होने वाला बीमारी से प्रिवेंटेशन करने के लिए भी हम लोग बहुत ही उपयोगी साबित होगा। कौन सा सब्जेक्ट? एमएसएन। किसी पेशेंट को, सर्जिकल पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्जिकल कंडीशन प्रमोट करता है हेल्थ को, यानी मरीज को और पेशेंट के हेल्थ को प्रमोट करना, यानी कि उसको अच्छा स्वास्थ्य को ज्यादा स्वस्थ बनाना, मतलब यानी मरीज को जो है, पेशेंट को और ज्यादा स्वस्थ बनाना, उसकी हेल्थ का अच्छा ख्याल रखना, वो हेल्थ प्रमोट में आ गया। और प्रिवेंट दी इलनेस, मतलब बीमारी से उसको प्रिवेंट करना, बचाना, ये भी एक नर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। किसमें? एमएसएन में। इलनेस प्रोवाइड क्यूरेटिव केयर एंड सपोर्ट रिहेबिलिटेशन थ्रू एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। तो हेल्थ प्रमोशन में आपको बताया कि यानी हेल्थ प्रमोशन का मतलब हो गया कि यानी मरीज को और मतलब अधिक उसको स्वच्छ बनाना, अधिक स्वस्थ हेल्दी बनाना किसका काम है? एक नर्स का काम है। तो स्वस्थ बना, उसकी हेल्थ का अच्छा ख्याल रखना और ध्यान रखना। और इलनेस प्रिवेंट में बताया कि बीमारी ना हो उसके लिए उसको उसको केयर करना, कि जैसे किसी का ऑपरेशन हो जाता है तो ऑपरेशन होने के बाद क्या किया जाता है? उसको प्रिवेंट किया जाता है कि आप इन्फेक्शन से बचिए, मतलब इस तरह का भोजन नहीं करना है, ऑयली फूड नहीं खाना है, इस तरह से उसको प्रिवेंट करना, एडवाइस देना है, वो इलनेस प्रिवेंट में आता है। क्यूरेटिव केयर देना, अगर मरीज बीमार हो या ऑपरेशन हुआ हो तो उसका सही इलाज और देखभाल करना,
क्यूरेटिव केयर मतलब हो गया कि जैसे किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ तो उसको क्यूरेटिव केयर अच्छे से उसका ख्याल रखना, उसका अच्छे से मेडिकेशन देना टाइम टू टाइम, ये सब कौन करता है? एक नर्स करता है, जो एमएसएन में उसको सिखाया जाता है। ये सब आप लोग एमएसएन में पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो रिहैबिलिटेशन मतलब हो गया, रिहैबिलिटेशन सपोर्ट देंगे। मरीज अगर ठीक होकर घर जा रहा है उसके तो उससे फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में मदद करना। जैसे कोई पेशेंट ऑपरेशन हुआ और फिर वह कुछ दिन तक एडमिट रहता है पेशेंट हॉस्पिटल में, उसके बाद वह फिर रिकवरी होकर घर जाता है। तो घर जाता है तो उसको हम लोग अच्छी तरह से एडवाइस करते हैं कि आपको इस तरह से रहना है, इस तरह से रहना, उसको मोटिवेट करेंगे कि आप पूरी तरह से अच्छा हो गया, आप फिर से आप नॉर्मल लाइफ की तरह आप जी सकते हैं, और इस तरह का उसको एडवाइस देते हैं। तो ये सब किसका काम है? नर्स का काम है। तो हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन देख लिए कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज अ फंडामेंटल ब्रांच ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का एक फंडामेंटल, एक ही बहुत जरूरी और एक बुनियादी सब्जेक्ट है। कौन? एमएसएन। ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव केयर ऑफ एडल्ट पेशेंट, बताए कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडल्ट पेशेंट को कॉम्प्रिहेंसिव केयर के लिए पढ़ाएंगे विद एक्चुअल और पोटेंशियल मेडिकेशन। एक्चुअल और पोटेंशियल मेडिकेशन, जो बीमारी हो गया है या होने वाला है उससे उसको प्रिवेंट करेंगे। हो गया है तो फिर उसके द्वारा ट्रीट करके उसको ठीक करेंगे, और उसको आज किसी को नहीं होने है मतलब लक्षण कुछ दिख रहा है उसको पहले से प्रिवेंट करेंगे कि उसको दवा देके उसको उस बीमारी से प्रिवेंट करेंगे। एंड सर्जिकल कंडीशन एमिंग टू प्रोमोट हेल्थ, बताए कि आपको उसके प्रोमोट को यानी कि मरीज के हेल्थ को, स्वास्थ्य को और अच्छा बेहतर बनाने का वर्क मतलब काम करेंगे, उस मेडिकेशन देंगे उसको, और बेहतर हेल्थ उसका अच्छी हो, स्वस्थ हो, इसलिए उसको हम लोग केयर करेंगे, इस तरह उसको केयर करेंगे। और प्रिवेंट करेंगे इलनेस, जो बीमारी होने वाला है उससे आपको, जैसे सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद क्या करेंगे? उसको प्रिवेंट करेंगे, जैसे इन्फेक्शन से, शॉक से उसको प्रिवेंट करेंगे कि इन्फेक्शन ना हो, मतलब आसपास में कोई गंदगी ना हो, इस तरह से उसको देखभाल करेंगे हम। प्रोवाइड करेंगे क्यूरेटिव केयर उसको प्रोवाइड करेगा। अगर मरीज बीमार है या ऑपरेशन हुआ है तो उसका सही इलाज और सही देखभाल और सही मेडिकेशन उसको देंगे। सपोर्ट करेंगे रिहैबिलिटेशन मतलब आपको बताया कि जैसे कोई पेशेंट रिकवरी होकर वो घर जा रहा है तो उसको फिर एडवाइस करते हैं हम कि इस तरह से आपको जीना है, और आप फिर नॉर्मल लाइफ, मतलब आप नॉर्मल कंडीशन में हो गए हैं, आप बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गए, आप फिर से नॉर्मल लाइफ की तरह आप जी सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये सब हम लोग बताएंगे उसको। तो हम लोग ये देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी सब स्पेशलिटीज स्टेमिंग फ्रॉम एमएसएन का मतलब क्या होता है? तो हमने क्या देख लिया यहाँ पे? हम लोग डेफिनेशन देखिए। अब हम लोग देखते हैं, क्या देख रहे हैं हम? दूसरा टॉपिक देखते हैं हम। डिसिप्लिनरी facilities
स्टीमिंग फ्रॉम तो हम लोग एक टॉपिक कवर कर लिए, डेफिनेशन हम लोग देख लिए, एमएसएन का डेफिनेशन देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी सब स्पेशलिटी स्टीमिंग फ्रॉम एमएसएन। ठीक है, एमएसएन से हम लोग, एमएसएन में हम लोग स्पेशलिस्ट कब कहेंगे? जब कोई स्टूडेंट, जैसे कोई स्टूडेंट है या बीएससी का स्टूडेंट, बीएससी का, और ये स्टूडेंट जब एमएससी में जाएगा, एमएससी करेगा, एमएससी ये नर्सिंग, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, इंटरडिसिप्लिनरी सब स्पेशलिटी स्टीमिंग फ्रॉम एमएसएन। एमएसएन जब हम लोग बीएससी में पढ़ते हैं तो उसमें नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं। जब एमएससी करेंगे, एमएससी अगर कोई विद्यार्थी करता है बीएससी के बाद, तो वो अगर एमएससी से किसी भी, जैसे डॉक्टर होता है ना, ये कार्डियोलॉजिस्ट का डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है, पेडियाट्रिक है, बच्चे का डॉक्टर है, तो इसी तरह से हमारे एमएसएन में जब एमएससी नर्सिंग करते हैं, हम लोग एमएससी करते हैं, तो वहाँ पे एमएसएन से अगर किसी भी विभाग में करते हैं तो उसका एक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। जैसे हम लोग अगर एमएससी कर रहे हैं, अगर एमएससी यह स्टूडेंट किया क्या, एमएससी किया कहाँ से, कार्डियोवैस्कुलर कैटेगरी से क्या किया, एमएससी किया, तो ये क्या हुआ, स्पेशलिस्ट हो गया। यह एक स्पेशलिस्ट नर्स हो गया, जो कि यह क्या कर सकता है, सिर्फ क्या कर सकता है, यह वर्क कर सकता है किसके साथ, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ यह वर्क कर सकता है। यह एक स्पेशलिस्ट हो गया। कार्डियोलॉजी जैसे होता है ना, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, मतलब वो केवल हार्ट का ही डॉक्टर है, वह हार्ट को देख सकता है। तो उसी तरह नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग करने वक्त वहां पे ऑप्शन मिलेगा आपको कि अगर एमएसएन से आप अगर कार्डियोवैस्कुलर नर्सिंग कर लिए, तो आप हार्ट का स्पेशलिस्ट नर्स हो गए, हार्ट का स्पेशलिस्ट नर्स हो गया। आपका जो जॉब होगा हॉस्पिटल में, तो आप सिर्फ डॉक्टर के साथ, जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है उसके साथ केवल आप लोग वर्क कीजिएगा हॉस्पिटल में। कंडीशन है, वर्क विद द कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, केयर ऑफ पेशेंट, कार्डियोवैस्कुलर नर्सिंग क्या है, तो केयर ऑफ पेशेंट विद हार्ट डिजीजेज, कार्डियक सर्जरी, हार्ट फेलियर, कार्डियक डिजीजेज, मतलब हार्ट डिजीजेज, दिल की बीमारी हो, या कार्डियक सर्जरी हो, या तो हार्ट का ऑपरेशन हो, या फिर कार्डियक फेलियर पेशेंट हो, तो वहां पे ये नर्स अपना रोल अच्छा से बुनियादी कर सकता है, क्योंकि यह स्पेशलिस्ट हो गया। किसमें स्पेशलिस्ट हो गया, कार्डियक में हो गया। ऐसे ही आप क्रिटिकल केयर से स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं। क्रिटिकल मतलब जैसे आईसीयू हो गया, आईसीयू हो गया, इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हो गया, तो आप लोग उसमें भी बहुत अच्छी रोल निभा सकते हैं। उसके बाद न्यूरोसाइंस नर्सिंग, न्यूरोसाइंस मतलब कीजिएगा तो आप लोग पेशेंट विद ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स सिस्टम के डिसऑर्डर का आप स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। न्यूरोसाइंस करने के बाद आप लोग जो उसका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्वस हो गया, और ब्रेन का आप लोग स्पेशलिस्ट नर्स हो गए, स्पेशलिस्ट नर्स हो गए। तो आप लोग न्यूरो सर्जन के साथ हमेशा वर्क कीजिएगा, आप लोग क्या हो गए, उसके साथ स्पेशलिस्ट हो गए आप। उसी तरह आप ऑन्कोलॉजी कर सकते हैं, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, रिस्पायरेटरी पल्मोनरी नर्सिंग कर सकते हैं। उसमें रिस्पायरेटरी मतलब जैसे हो गया कि केयर ऑफ अस्थमा पेशेंट, सीओपीडी, टीबी, कोविड-19, लंग्स, उसमें रिस्पायरेटरी और पल्मोनरी में ये हो गया कि जो हमारे श्वास से जितना भी प्रॉब्लम है उसका आप स्पेशलिस्ट हो गया, आप उन्हीं के डॉक्टर के साथ आप लोग वर्क कर सकते हैं, तो स्पेशलिस्ट हो गया।
उसी तरह बहुत सारे पार्ट है। जैसे आप इतना समझिए कि जैसे डॉक्टर अलग अलग पार्ट का होता है ना, जैसे बॉडी में हमारे सिस्टम है, उस सिस्टम के जैसे जैसे रहता है ना कि चलिए ये हमारे हार्ट का है, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, ये रिस्पिरेटरी डिजीज का डॉक्टर है, ये क्या है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का डिजीज का डॉक्टर है। तो वो सभी स्पेशलिस्ट होता है। उसी तरह हमारा नर्सिंग में जब एमएससी बीएससी में नहीं होता है, एमएससी में जब कीजिएगा तो एमएसएन से अगर एमएससी कीजिएगा तो कोई ना कोई आपको एक सिस्टम का स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। तो आप लोग अगर बन जाइएगा तो आप लोग का जब जॉब होगा किसी हॉस्पिटल में तो आप सिर्फ उन्हीं डॉक्टर के साथ, जैसे आप बताया कि कार्डियोवैस्कुलर नर्सिंग किए हैं तो आप लोग कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ हमेशा वर्क कीजिएगा। उसी के साथ वह तो कोई भी हो, सर्जरी हो, ओपीडी हो, कहीं भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, स्पेशलिस्ट स्टेमिंग फ्रॉम एमएससी एमएसएन से। तो देखिए बीएससी नर्सिंग का एक स्टूडेंट है, एक यही फिर क्या एमएससी किया था। एमएससी करने के बाद ये क्या कर लिया, कार्डियोवैस्कुलर नर्सिंग कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह एक स्पेशलिस्ट नर्स हो गया। स्पेशलिस्ट नर्स हो गया किसका, कार्डियोवैस्कुलर का। तो यह सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ वर्क कर सकता है। बीएससी के बाद आप लोग वर्क कीजिएगा तो आपको नॉर्मल वार्ड आईसीयू में नॉर्मल जनरल वर्क करना पड़ेगा। और अगर एमएससी करके आप लोग स्पेशलिस्ट बन जाइएगा तो आप लोग को सिर्फ उन्हीं डॉक्टर के साथ या तो ओपीडी हो, सर्जरी हो, तो उसमें आप लोग जैसे कार्डियो जैसे हार्ट के पेशेंट का ऑपरेशन हो, या कोई भी पेशेंट जैसे हार्ट डिजीज से आता है तो उसका भी आप लोग आराम से अच्छे से इलाज कर सकते हो। और कार्डियक सर्जरी हो, सर्जरी में भी आप लोग वर्क कर सकते हैं। एंड हार्ट फेलियर पेशेंट पे भी वर्क कर सकते हैं। और जितना भी हार्ट का प्रॉब्लम होगा आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर स्पेशलिस्ट होने की मतलब हो गया कि आप लोग उससे अच्छी तरह आपका नॉलेज हो गया है कि आप लोग कर सकते हैं। तो यह स्पेशलिस्ट हो गया। तो आप लोग अगर जिनका ड्रीम है स्पेशलिस्ट बनना तो वो बीएससी के बाद एमएससी एमएसएन के किसी भी ब्रांच से कर लेनी है। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं, एक हम कार्डियोवैस्कुलर का नहीं बताएं आपको, बहुत सारे हैं जिससे आप कर सकते हैं। जैसे आपको बताया क्रिटिकल स्पेशलिस्ट, मतलब जो आईसीयू में आप मॉनिटरिंग, आपके पास बहुत अच्छा मॉनिटरिंग का स्किल हो जाएगा तो आप आईसीयू का बहुत सारे काम संभाल सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। उसी तरह न्यूरो साइंस बताया आपको, ऑन्कोलॉजी बताए, रिस्पिरेटरी एंड पल्मोनरी नर्सिंग हो गया, गैस्ट्रिक नर्सिंग हो गया, गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी नर्सिंग हो गया, ये सब कर सकते हैं। तो हम लोग आप देखते हैं स्कोप ऑफ, हम लोग देखते हैं स्कोप। हम लोग देखते हैं स्कोप। तीसरा है स्कोप ऑफ स्कोप ऑफ एमएसएन। एमएसएन करने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो हम लोग बताते हैं। एमएसएन करने के बाद अगर आप एमएसएन पढ़ लिए तो आप लोग क्या क्या कीजिएगा, क्या क्या वर्क कर सकते हैं वो हमको बताते हैं आपको। तो प्राइमरी फोकस हमारा क्या रहेगा, आपको बताएं कि एमएसएन का प्राइमरी फोकस क्या रहेगा, एडल्ट पेशेंट। हम लोग किस पर वर्क कर सकते हैं एमएसएन में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं आपको एडल्ट के बारे में। एडल्ट में कैसे हम लोग सर्जरी के बाद उसका उस पेशेंट के साथ वर्क कर सकते हैं वो हम लोग एडल्ट में पढ़ेंगे। तो अप्रोच क्या रहेगा, होलिस्टिक केयर अप्रोच में हम लिख लेंगे होलिस्टिक केयर मतलब हो गया कि फिजिकल हेल्थ पे उसको ध्यान देना है और इमोशनली वेलबींग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। तो स्कोप में हम लोग देखेंगे प्राइमरी फोकस क्या था हमारा, प्राइमरी फोकस है कि हम लोग एडल्ट पेशेंट को देखेंगे। अप्रोच क्या है,
अप्रोच है कि पेशेंट को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो होलिस्टिक केयर देंगे हम लोग, होलिस्टिक केयर देंगे और तो हम लोग का स्कोप ऑफ एमएसएन, स्कोप ऑफ एमएसएन में हम लोग देखते हैं प्राइमरी हमारा क्या है, प्राइमरी फोकस हमारा क्या रहेगा कि एडल्ट पेशेंट को देखना, और उसका अप्रोच रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, होलिस्टिक। होलिस्टिक में क्या आ जाता है, होलिस्टिक में फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। हम लोग क्या करेंगे, होलिस्टिक में पेशेंट को फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। और सर्जिकल इंटरवेंशन मतलब हो गया कि प्री ऑपरेशन और इंटर ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन, हम डिटेल में आपको बताएंगे ये सब आगे आगे धीरे धीरे। तो प्री ऑपरेशन मतलब हो गया ऑपरेशन से पहले पेशेंट को तैयार करना, इंटर ऑपरेशन के दौरान उसका केयर करना, और पोस्ट ऑपरेशन के बाद कैसे केयर किया जाता है वो सर्जिकल इंटरवेंशन में आता है, जो कि हम लोग ये क्या हमारा स्कोप है। और फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशन मतलब जो हम लोग मेडिसिन देंगे, जो ड्रग्स देंगे, उसको दवा देंगे, वो एक अच्छी मतलब अच्छे लेवल का दवा उसको देंगे और टाइम से देंगे और मतलब अच्छे रूट में देंगे, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो क्या है स्कोप ऑफ एमएसएन में, तो पहला है प्राइमरी फोकस हमारा रहेगा कि एडल्ट पेशेंट को हम लोग केयर करेंगे एमएसएन में, और अप्रोच क्या है कि होलिस्टिक केयर देंगे, फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे उसको। और सर्जिकल में हो गया कि ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के टाइम और ऑपरेशन के बाद उसको कैसे केयर करेंगे वो। और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन उसकी कैसे दवा से हम लोग कैसे सपोर्ट करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। तो स्कोप हम लोग देख लिए कि प्राइमरी क्या था कि एडल्ट पेशेंट का, जैसे 18 हो या 18 साल से एबव, उसका हम लोग केयर करेंगे। और अप्रोच में देखें कि ये होलिस्टिक केयर देना है उसको, और मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल केयर देना है, और सर्जिकल इंटरवेंशन केयर देना है। और होलिस्टिक में बताया आपको फिजिकल हेल्थ, फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। और सर्जिकल इंटरवेंशन में प्री ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के टाइम, ऑपरेशन के बाद केयर कैसे करेंगे, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन आपको बता दिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, जब पढ़ाएंगे और स्कोप ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्स, रोल ऑफ। रोल ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्स इन एमएसएन। एमएसएन में स्पेशलाइज्ड नर्स का क्या रोल है, तो क्या रोल है देखते हैं हम लोग। पहला में स्पेशलाइज्ड केयर, इसमें पहला आएगा
स्पेशलाइज्ड केयर, स्पेशलाइज्ड केयर देना है। स्पेशलाइज्ड केयर में हम लोग को स्पेशलाइज्ड केयर में भी क्या हमको देखना है कि डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। तो डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो रोल है जो हम लोग स्पेशलाइज्ड नर्स इन एमएसएन है। एमएसएन में जो स्पेशलाइज्ड नर्स है, जैसे आपको स्पेशलाइज्ड मतलब बताया कि किसी भी कोर्स, जैसे एमएसएन में आप लोग कार्डियोवैस्कुलर स्पेशलाइस्ट हो गए या फिर न्यूरोसाइंस स्पेशलिस्ट हो गए, यानी कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हो गए, तो आप लोग उसका क्या रोल रहेगा हमारे एमएसएन में, तो वो हम देख रहे हैं। तो स्पेशलाइज्ड केयर, स्पेशलाइज्ड केयर पहला है, पहला में हम लोग उसमें है डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो स्पेशलाइज्ड नर्स आर ट्रेंड, स्पेशलाइज्ड नर्स जो होता है क्या होता है, ट्रेंड होता है, ट्रेंड होता है, उसके पास अच्छा ज्ञान हो जाता है इन हैंडलिंग स्पेसिफिक डिजीजेज, स्पेसिफिक डिजीजेज को हैंडलिंग करने के लिए वो उस लेवल, जब स्पेशलाइज्ड होने का ये मतलब कि वो उस लेवल तक पहुंच गया है कि जो जिस ऑर्गन से वो स्पेशलाइज्ड है वो ऑर्गन के डिजीजेज को पूरी तरह से आप उसको पता है, वो आसानी से उस किसी भी बीमारी को वो हैंडल कर सकता है। जैसे बताया कि कार्डियोवैस्कुलर नर्सिंग की क्या था, स्पेशलाइज्ड था, उसको क्या करता था कि कोई भी जैसे कार्डियक फेलियर हो, हार्ट फेलियर हो या हार्ट की डिजीज है, हार्ट सर्जरी हो, तो उसमें वह अच्छी तरह से काम कर सकता है, उसके लिए वह ट्रेंड हो गया। तो स्पेशलाइज्ड नर्स आर ट्रेंड इन हैंडलिंग स्पेसिफिक डिजीजेज, एग्जाम्पल जैसे कार्डियक डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ऑर्थोपेडिक इंजरी, ऑन्कोलॉजी केसेस एंड अप्लाई टारगेटेड ट्रीटमेंट प्लान्स एज पर मेडिकल गाइडलाइन। हर बीमारी के लिए अलग अलग नर्सिंग तरीके और प्रोटोकॉल होते हैं। स्पेशलाइज्ड नर्स होना इन्हें अच्छे से जानती है और मरीज की स्थिति के अनुसार लागू करती है। यानी कि आपको बताया कि किसी एक ऑर्गन का स्पेशलाइज्ड होना, यानी कि उसके बारे में उसको अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है, तो वह जो स्पेशलाइज्ड नर्स है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर नर्स है, तो वो क्या करेगा कि हार्ट से जितना भी प्रॉब्लम डिजीज हो रहा है उसका नॉलेज उसके पास बहुत अच्छी तरह से, तो वो उस डिजीज को आसानी से इलाज करता था। लेकिन फिर न्यूरो अगर किसी न्यूरो प्रॉब्लम का कोई पेशेंट आ गया तो फिर उसको दिक्कत होगा, वो अच्छी से नहीं कंफर्ट कर पाएगा, वो हैंडल नहीं कर पाएगा, उसके पास ना ट्रेंड नहीं है कि वह न्यूरॉन्स के जितने भी न्यूरॉन्स पेशेंट बीमारी का वह इलाज अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। तो स्पेशलाइज्ड होने का ये मतलब हो गया कि वह एक जिस भी ऑर्गन से वह स्पेशलाइज्ड हुआ है उस ऑर्गन के बीमारी को अच्छी तरह से वह हैंडल कर लेगा। उसके बाद इस दूसरा है टेलर्ड इंटरवेंशन। इसी में है एक स्पेशलाइज्ड केयर में है टेलर्ड। टेलर इंटरवेंशन, तो टेलर्ड इंटरवेंशन का मतलब हो गया कि केयर प्लान्स कैन इंडिविजुअलाइज अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, एज, comorbidities and cultural background to achieve the best possible recovery। इसका मतलब हो रहा है कि हर मरीज अलग अलग होता है, मतलब मरीज जो है सब अलग अलग होता है, सबका एज अलग अलग होता है, उसकी बीमारी अलग अलग होता है और उसकी परिवार का जो उसके जो बैकग्राउंड, उसका जो परिवार का स्थिति होता है वो अलग अलग होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को वर्क करना है, केयर करना उस पेशेंट का, उसके जो हर एक पेशेंट का एज, हर एक पेशेंट का पारिवारिक
जो व्यवसाय है वो अलग होता है, उसका कल्चर अलग होता है, उसका एज अलग होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक नर्स को, स्पेशलाइज्ड नर्स को वर्क करना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो टॉलरेंस इंटरवेंशन हो गया। तो टॉलरेंस इंटरवेंशन का मतलब समझे आप लोग कि हर मरीज अलग अलग होता है, उसकी उम्र, उसकी बीमारी, उसकी पारिवारिक बैकग्राउंड, ये सब क्या होता है, तो उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी पेशेंट का अलग अलग होता है, तो वह ध्यान में रखकर हम लोग को केयर करना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो ये हम लोग देख लिए, किसमें देखे, ये दोनों था स्पेशलाइज्ड नर्स का, दो टॉपिक था। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे पेशेंट वेलबीइंग, इसका दूसरा है। इसका दूसरा क्या है, पेशेंट वेलबीइंग। वेलबीइंग, पेशेंट वेलबीइंग, पेशेंट वेलबीइंग में हमारा कौन सा आ जाएगा, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, इसमें आ जाएगा फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल। टेलर्ड में बताया आपको कि एज और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड। तो फिजिकल, फिजिकल में आ जाएगा कि मैनेजिंग, केयरिंग, मॉनिटरिंग वाइटल साइन, वाउंड केयर, रिहेबिलिटेशन एंड इंश्योरिंग ऑप्टिमल न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। मतलब जो फिजिकल, फिजिकल मतलब क्या है कि हम लोग किसी पेशेंट को देख के पता करते हैं कि यह इसको क्या है। तो देख के कैसे पता करते हैं कि अगर उसको क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको फेस के एक्सपीरियंस से पता चलता है कि इसको पेन हो रहा है पेशेंट को। और अगर अनकॉन्शियस वो बता नहीं पाता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको देख के पता करते हैं कि इसको क्या है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। उसके बाद वाइटल साइन हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं, देख के बीपी चेक करके पता करते हैं, बीपी बताते हैं, पल्स, रिस्पायरेशन, टेम्परेचर, ये सब क्या करते हैं हम लोग फिजिकली रूप से उनको केयर करते हैं, देखते हैं हम लोग। जैसे मैनेज करते हैं, पेन अगर हो रहा है तो उसको पेन किलर देके उसको मैनेज कम करते हैं। उसको वाउंड केयर, अगर किसी को घाव हो गया तो उसको घाव को केयर करते हैं, साफ करते हैं और उसको मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग वाइटल साइन को, बीपी लेते हैं, रिस्पायरेशन, पल्स, ये सब हम लोग फिजिकल में चेक करते हैं। और इमोशनल, इमोशनल में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पेशेंट को एंड फैमिली को कोप द स्ट्रेस, फियर और ग्रीफ ड्यूरिंग द इलनेस एंड हॉस्पिटलाइज। जब वो पेशेंट भर्ती होता है तो उसको उसके अंदर क्या रहता है, स्ट्रेस रहता है, डर रहता है, तनाव होता है और एंग्जाइटी होता है, चिंता होता है उसको, पेशेंट के और उसके फैमिली को। तो उसको भी हम लोग इमोशनली रूप से उसको सपोर्ट करते हैं। और साइकोलॉजिकल, अगर एड्रेसिंग एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, अगर किसी पेशेंट को, अगर उस पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है या तो एंग्जाइटी होता है, ऑपरेशन से पहले बहुत सारे पेशेंट डर जाते हैं, तो उसको साइकोलॉजी रूप से हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। तो बताए आप लोगों को, तो पेशेंट वेलबीइंग में कौन कौन फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल रूप से हम लोग सपोर्ट करेंगे। और दूसरा है टॉपिक है हमारा सर्जिकल नर्सिंग एज अ पार्ट ऑफ एमएसएन। तो 4 टॉपिक मैंने पढ़ लिया। 5वां क्या है, क्या है, सर्जिकल नर्सिंग इज अ पार्ट ऑफ एमएसएन। लोग चौथा पढ़ ले, देखते हैं हम लोग सर्जिकल नर्सिंग इज अ पार्ट ऑफ एमएसएन।
सर्जिकल नर्सिंग इज अ इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक बहुत ही बुनियादी और आवश्यक कौन पार्ट है? सर्जिकल नर्सिंग एक पार्ट है विच फोकस ऑन प्रोवाइडिंग केयर ऑफ पेशेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का केयर किया जाता है बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर सर्जरी। मतलब सर्जिकल नर्सिंग एज ए पार्ट ऑफ एमएसएन, मतलब सर्जिकल नर्सिंग जो एक पार्ट है, भाग है किसका? एमएसएन का। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। बिफोर सर्जरी से पहले हम लोग पेशेंट को कैसे केयर करते हैं, पेशेंट सर्जरी के टाइम हम लोग कैसे केयर करेंगे, और सर्जरी के बाद हम लोग कैसे केयर करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्री, पहला हम लोग पढ़ेंगे प्री। प्री की फेजेज है। पहला है प्री ऑपरेशन, दूसरा क्या है? इंट्रा ऑपरेशन, तीसरा क्या है? पोस्ट ऑपरेशन। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो प्री ऑपरेशन का मतलब क्या है? पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट को तैयार करेंगे। किस तरह तैयार करेंगे? पहला तो हम लोग तैयार करेंगे पेशेंट को तैयार करेंगे फिजिकली रूप से। हम लोग कैसे तैयार करेंगे पेशेंट को? फिजिकली और मेंटली रूप से उसको तैयार करेंगे। होता है क्या कि कभी कभी ऑपरेशन के नाम सुन के किसी पेशेंट को हमेशा बीपी हाई रहता है, बीपी अगर बढ़ा रहेगा तो ऑपरेशन नहीं होता है, नहीं करते हैं डॉक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको ऑपरेशन से पहले उसको फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से उसके वाइटल को कंट्रोल करके रखेंगे। उसको मेंटली जब सपोर्ट करेंगे तो वो फिजिकली कम हो जाएगा। तो उसको फिजिकली और मेंटली रूप से उसको प्रिपरेशन करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे? एक्सप्लेनिंग द प्रोड्यूस टू पेशेंट एंड फैमिली। एक्सप्लेनिंग करेंगे कि आपको किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है, किस तरह से किसका ऑपरेशन हो रहा है आपके बॉडी में, कहाँ पे होगा, ये सब आपको उसको फैमिली और उसको पेशेंट को बताना। या तो पेशेंट को कम चांस रहता है, उसको फैमिली को जरूर बताना पड़ता है, तो बताना पड़ता है उसको। और कंप्लीटिंग करेंगे नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट, एक्सरे। और जब ऑपरेशन से पहले हम लोग क्या करते हैं? उसका मेंटेनिंग करते हैं कि उसको ब्लड टेस्ट कराया जाता है, उसको कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो टेस्ट कराया जाता है। उसका ब्लड की, शरीर में ब्लड की कमी नहीं है, ये चेक किया जाता है। शुगर चेक किया जाता है। और उसको जहाँ पे ऑपरेशन होता है वहाँ पे एक्सरे करके देखना पड़ता है। तो ये सब करना पड़ता है सर्जरी से पहले। और रिड्यूसिंग करते हैं एंग्जायटी एंड फियर, और उससे जो चिंता है उसको, पेशेंट की जो एंग्जायटी है वो और उसका डर को हम लोग रिड्यूस करके रखते हैं ऑपरेशन से पहले। और तो हम लोग देखे प्री सर्जिकल में पेशेंट को प्रिपरेशन करना है फिजिकली रूप से और मेंटल रूप से, और उसको रिड्यूस करता है एंग्जायटी और फियर को रिड्यूस करना है, और प्लानिंग करना है प्रोड्यूस पेशेंट के फैमिली को उसके ऑपरेशन के बारे में बताना है। और कंप्लीटिंग नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब जैसे ऑपरेशन से पहले उसका ब्लड टेस्ट करवाना है, एक्सरे कराना है, और ये सब वाइटल साइन आपको पता करना पड़ता है। ये सब जरूरी है ऑपरेशन से पहले। और इंट्रा ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन के टाइम हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या केयर करते हैं ऑपरेशन के टाइम। तो हम लोग देखते हैं इंट्रा ऑपरेटिव केयर, मेंटेनिंग करते हैं स्टेरिलिटी टू पेशेंट इन्फेक्शन। मतलब जो ऑपरेशन के टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जो ओटी रहता है वहां पे
पूरा बहुत अच्छी तरह से सफाई करवाते हैं कि यहाँ पे कोई इंफेक्शन वगैरह तो नहीं है, वो सब चेक भी किया जाता है और वहाँ पे देखा जाता है कि सब साफ सुथरा है या नहीं है, जो क्लॉथ रहता है वो साफ है, और पेशेंट को वो ऑपरेशन थिएटर का जो कपड़ा होता है वो पहनाया जाता है, और सभी जितना भी इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको फिर स्टराइल करके लाना पड़ता है, ये सब मेंटेन करके रखना पड़ता है ऑपरेशन में। इंश्योरिंग द पेशेंट सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑन द ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन चेयर जो रहता है, ऑपरेशन जिससे ऑपरेशन होता है उसको भी बहुत अच्छी तरह से, जो पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो तो उस तरह से टेबल पे उसको उस तरह के टेबल पे रखा जाता है पेशेंट को, और वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से स्टेरिलिटी किया जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है वहाँ पे, जिससे उस पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ओटी में उसको स्टेराइल करके रखना पड़ता है। प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रग्स, जो भी ड्रग्स पेशेंट को ऑपरेशन से पहले देना पड़ता है वो भी दिया जाता है, और ऑपरेशन के टाइम ऑपरेशन से पहले भी कुछ ड्रग्स जो है पेशेंट को देना पड़ता है, तो वो तो फ्री में आ जाएगा। और इंट्रा में जब ऑपरेशन होता है उसमें कुछ नशीले दिया जाता है जिससे उसको पेन पता न चले, तो ये सब ड्रग्स उसको देना पड़ता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो सब आपको इकट्ठा करके वहां पे रखना पड़ता है। तो ये इंट्रा ऑपरेटिव हो गया। और पोस्ट सर्जिकल केयर में हो गया जैसे मॉनिटरिंग रिकवरी एंड वाइटल साइन। जब ऑपरेशन हो जाता है तो उसका फिर से वाइटल साइन और देखना पड़ता है। वाइटल साइन तो डेली चेक होगा जब सुबह शाम, क्योंकि पेशेंट जब सर्जरी से आदमी बाहर होता है तो उसका वाइटल साइन लिया जाता है कि बीपी कंट्रोल है या बढ़ रहा है घट रहा है, तो उस तरह से उसको मेडिसिन दिया जाता है। तो ये सब चेक करना पड़ते रहता है। वॉन्ड केयर एंड ड्रेसिंग, जो भी जहाँ पे भी सर्जरी हुआ है उस वहाँ पे जो घाव बन जाता है, वॉन्ड हो जाता है, उसको केयर करना और उसको टाइम टू टाइम ड्रेसिंग भी करना पड़ता है। और पेन मैनेजमेंट विद प्रॉपर मेडिकेशन, उसको जो पेन हो रहा है जहाँ पे सर्जरी हुआ है उसमें, तो उसको प्रॉपर मेडिकेशन से उसको सेफ्टी केयर किया जाता है, एक नर्स का काम है। ऑब्जर्विंग द कॉम्प्लिकेशन, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है इन्फेक्शन को, और वहाँ पे जो ब्लीडिंग हो उसको भी ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, और इन्फेक्शन को भी देखना पड़ता है हम लोग को टाइम टू टाइम, जो इन्फेक्शन ना हो या तो ब्लीडिंग ना हो, ये सब देखना पड़ता है एक नर्स को। फिर पोस्ट में क्या होता है, जब पेशेंट रिकवरी होता है, छुट्टी होता है, तो उसको फैमिली या पेशेंट को बताना पड़ता है, कुछ मेडिसिन उसको टैबलेट के रूप में दिया जाता है कि आप इतना दिन तक घर पे खाइएगा, इस टाइम में खाना पड़ेगा आपको, और उसके रहने का स्टाइल बताना पड़ता है कि कुछ दिन आपको सेफ्टी रहना है, भारी नहीं खाना है, ये सब आपको बताना पड़ता है पेशेंट या उसके फैमिली को भी। तो हम लोग देखिए एवोल्यूशन एंड, अब हम लोग चलते हैं एवोल्यूशन एंड ट्रेंड ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन एंड ट्रेंड ऑफ evolution and trend of medical and surgical। नर्सिंग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, एवोल्यूशन एंड ट्रेंड ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। तो ये हमारा खत्म हो गया। तो छठा टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन एंड ट्रेंड ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग।
तो हम लोग देखते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमएसएन हैज evolved from ancient beliefs and practice to a modern scientific discipline. The understanding of disease treatment and patient care changes through different historical periods. Early prescription of diseases मतलब बहुत पहले अर्ली अर्ली परसेप्शन ऑफ डिजीज। इसमें पहला देखेंगे हम लोग, इसमें पहला है सुपर नेचुरल बिलीफ। सुपर नेचुरल बिलीफ में हम लोग देखते हैं अर्ली सिविलाइजेशन। अर्ली सिविलाइजेशन, पहले के लोग क्या करते थे, जब उनको कोई बीमारी होता था तो पहले क्या करते थे वो लोग, तो अर्ली सिविलाइजेशन बहुत पहले का लोग क्या करते थे, illness was the believed to be caused by supernatural forces, एग्रीगॉड्स, कुर्सेस, एबल, स्पिरिट्स। मतलब जो अर्ली बहुत सारे एवोल्यूशन मतलब कहाँ से, एवोल्यूशन एंड ट्रेंड ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग कहाँ से उत्पन्न हुआ, एवोल्यूशन हुआ। तो जब बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, उस समय जब लोग कोई बीमार होता था तो क्या करता था, प्राचीन सभ्यता में जब बीमार होता था तो उसमें किसी देवी शक्ति, आत्मा और पापों का परिणाम माना जाता था। उसमें क्या करता, देवी शक्ति और शक्ति और आत्मा और पापों भूत प्रेत को माना जाता था कि उसको ये हो गया, भूत प्रेत से हो गया या आत्मा से हो गया, या ये सब सुपरनेचुरल रूप से उसको देखा जाता था अर्ली सिविलाइजेशन में। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता था, ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जाता था, तो इसका ट्रीटमेंट किया जाता था जादू टोना टोटका और किसी बाबा, मतलब ऐसे बाबा जादू टोना ये सब करके उसको ट्रीट किया जाता था, ठीक किया जाता था। तो बहुत पहले की बात है, जब किसी बीमार होता था तो उसको उससे रिलेटेड कर दिया था कि इसको कोई भूत प्रेत या कोई देवी देवताओं का इसको प्रकोप हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट जादू टोटना टोटका से करते थे। बहुत पहले की बात है, अर्लियर सिविलाइजेशन। और उसके बाद प्री हिस्टोरिक बिलीफ आया। सुपरनेचुरल में क्या हुआ था कि बहुत पहले की बात है, उसमें देवी देवताओं को माना जाता था, उसका ट्रीट किया जाता था, जादू टोना टोटका से किया जाता था। उसके बाद डी में क्या आया, हिस्टोरिक बिलीफ। प्री हिस्टोरिक बिलीफ क्या कहता है, डिजीजेस वर थॉट टू बी लिंक्ड टू स्टार्स, स्पिरिट्स और डेमंस। मतलब प्री हिस्टोरिक में बीमारी को तारे, ग्रह और आत्मा या राक्षस से जोड़कर देखा जाता था। प्री हिस्टोरिक में क्या करता था, किसी बीमारी को तारा स्टार जो हो गया उससे, तारा से और
ग्रह से, तारा जो ग्रह है उससे, तारा से और ग्रह से, और क्या करता था, आत्मा किसी भूत प्रेत या राक्षस से उसको जोड़ के देखा जाता था, जोड़ के देखता था, मतलब उसे रिलेटेड कर देता था कि वह किसी की बीमारी होता था। पहले क्या करता था, उसको तारा या स्पिरिचुअल में क्या हो गया कि धार्मिक सुपर नेचुरल में आ गया कि उसको किसी देवी देवता इससे हो गया था। और इसमें क्या होगा प्री हिस्टोरिक में कि किसी स्टार चंद्रमा से या ग्रह से या फिर राक्षस से उसको रिलेटेड कर दिया था बीमारी को। इसका उपचार कैसे किया जाता था, मंत्र झाड़ू फूंक से क्या करता था, इसमें ट्रीट किया जाता था, ट्रीटमेंट इसमें ट्रीटमेंट क्या करता था, जादू फूंक मारता था, मंत्र और भूत प्रेत भगाने जैसी विधि से। जैसे कोई भगत होता है ना, भूत प्रेत झाड़ते रहता है, तो गांव घर में होता है, हम लोग के भी गांव में बहुत देखे हैं ये सब होते हुए। तो भूत प्रेत को जो भगत उगत झाड़ते रहता है, तो पहले के लोग यही जो बीमारी होता था उसको भूत प्रेत राक्षस या तो स्टार हमारे तारों से और ग्रहों से उसको रिलेटेड करके उसको भगत से झड़वाते थे, झाड़ फूंक टोना करवाते थे, ये सब पहले था। उसके बाद अचीवमेंट इन मेडिकल नॉलेज। तो हमारा टॉपिक इसमें अभी बचा हुआ है, तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग को बोरिंग फील होगा। तो हम लोग आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। रखने से पहले आप लोग को एक सॉन्ग के माध्यम से आप लोग को जाने देते हैं। रुक जाइए। तो आप लोग को एक सॉन्ग सुना देता हूँ लास्ट में। तो सॉन्ग क्या है, दिल से सुन पिया ये दिल की दास्ता, जो लफ्जों में नहीं हो बयां, दिल से सुन पिया ये दिल की दास्ता, जो लफ्जों में नहीं हो बयां, अब चाहे भी रास्ता टूटेगा न वास्ता, न रहेगा फासला दरमियां, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे, हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे। तो चलिए इस सॉन्ग के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं, और आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू आप लोग को मेरे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और तो चलिए गुड बाय, थैंक यू आप लोग को जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और तो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी अंदाज में। तो गुड बाय।